हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नहीं, अपने सबका ही, आप सबका भी है। मैं आपका दोस्त, प्यारा दोस्त हेमंत शर्मा आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। तो अपना डेटा टाइप में रियल नंबर डेटा टाइप को कैसे हैंडल करते हैं, फ्लोट एंड डबल, क्यों फ्लोट एंड डबल ये भी पढ़ लिया। एफ फ्लोट में एफ लगाना कंपलसरी क्यों है, डी में क्यों नहीं, ये भी पढ़ लिया। सब क्वेश्चन के बता रहा हूँ, किस किस के जवाब अपने को मिल चुके हैं। रेंज क्या होती है इन दोनों डेटा टाइप की, वो भी पढ़ लिया। और इससे अगर इसमें मतलब अर्थमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशन आती है किस रेंज की, वो भी पढ़ लिया। तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो भी पढ़ लिया। तो काफ़ी कुछ जितना भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है इससे ज़्यादा ही पढ़ लिया। मैं कैसे स्टोर करते हैं, क्या साइज होता है, क्यों जरूरत पड़ी दो दो डेटा टाइप की, सब डिस्कशन कर लिया है। थोड़ा सा पार्ट रहता है जब ट्रेंडिंग हो जाएगी इसकी। इसके बाद अपना करेक्टर डेटा टाइप की ओर जाएंगे अपने, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनों ने कल पढ़ा था कि फ्लोटिंग पॉइंट लेटर्स को कितने तरह से लिख सकते हैं, नोटेशंस पढ़े थे। फिर रेंज पढ़ी थी। फिर जावा कंपाइलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेता है किसी भी रियल नंबर डेटा टाइप की, वो पढ़ते हैं। तो नोटेशन जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन होगी 1 2 3.4, उसको साइंटिफिक में लिखना है। तो फर्स्ट डिजिट के आगे लिखो पॉइंट, उतने 10 की पावर लगा दो। अब 10 की जगह बस ई लिख दो और उसकी पावर आगे लिख दो। प्लस है तो प्लस में लिख दो, माइनस है तो माइनस में लिख दो। ये नोटेशन थी। फिर रेंज देखी थी। तो रेंज आप जल्दी जल्दी बताओ, वो वेट कर रहा हूँ मैं। तो रेंज थी, फ्लोट की है +-3.4 ई +38 टू +-3.4 ई -38, ये होगी फ्लोट की। अब अपने को देखना है किसकी, डबल की जो वैल्यू है उसकी हाफ, +-1.7। और ई के साथ क्या आना था, 38 के बीच में बस एक वैल्यू आनी थी, वो थी 0। ई +308 टू 1.7 ई -308, ये रेंज होगी। और ये रेंज किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज करी, किसके द्वारा डिफाइन की गई है, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड से बनाई गई है। आई बिल ट्रिपल एक मान लो संस्था है, वो डिफाइन करती है सारी रियल नंबर को, वो हैंडल करती है क्या वैल्यू होगी, कितनी तक रेंज होगी, कैसे लिखना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे स्टोर करना है मेमोरी, सब इसके द्वारा डिफाइन है। उसी ने ये रेंज डिसाइड करी है। उनका अपनी कैलकुलेशन इसमें अपने नहीं जाना। तो क्वेश्चन फिर से कि जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट रियल नंबर डेटा टाइप को किस डेटा टाइप के अंदर कंसीडर करता है, वो करता है डबल के अंदर। तो ऑप्शनल होता है डी लिखें, और ये केस इंसेंटिव होते हैं फॉर डी के, डी नहीं लिखें तो अपने आप पता ही है डबल को डिक्लेयर कर ही रहा, कंसिडर कर ही रहा, तो अपने को डी लिखने की मेंशन की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो रीडेबिलिटी बढ़ानी है बढ़ा दो। पर एफ लिखना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि बताने के लिए कि हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कंसीडर कर रहे हैं फ्लोट के साथ। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट डबल में कंसीडर कर इनकम्पैटिबल टाइप की एरर आएगी। अब कल अपने एक मेथड तो देखा था कि अपने लिख सकते हैं कैसे भैया, ऐसे दो मेथड होते हैं इसके लिखने से। एक तो नॉर्मल जो अपने कल देखे थे, A = 45.5 ले लो, इसके पीछे एफ लगा लो, समझ जाएगा कि क्या है। एक मेथड है कि फ्लोट B = टाइप कास्टिंग कर दो, फ्लोट आगे लिख दो ब्रैकेट में 45.5 लिख दो, ये कर दो। नहीं हो रहा विश्वास तो चला आगे देख लेते हैं। कहीं भी हो डाउट तो करो रन भाई, फिर क्लास वगैरह बनानी पड़ेगी। ये पास्कल फेस फॉलो नहीं कर रहा, कन्वेंशन है। मैं आपको करना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए, पर मैं नहीं कर रहा। पी का प्रैक्टिस में पी का पहला लेटर होना चाहिए बड़ा, क्यों, क्योंकि ये पास्कल केस, पर इतना कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे रख लूँ। मैं तो आलस के कारण नहीं रखता इसको, नाम रख देता हूँ फिर एक बार बात करता हूँ क्या करना है। इंडेंटेशन दे देते हैं इसको, ये दो वैल्यू दे दी।
ये इधर error क्यों दिखा रहा है? टाइप कास्टिंग के लिए कोई क्लास कॉल करनी पड़ती है, देखते हैं error क्या दिखाता है, उसके हिसाब से देखेंगे। डॉट क्लास एक्सपेक्टेड डॉट क्लास टाइप कास्टिंग के लिए क्लास होएगी, डिफाइन करी होगी, वो होएगा। वो आपका होमवर्क है, आपको फाइंड करके लानी है। मेरे को अभी याद नहीं आ रही हो, तो आपको अगर आप नहीं मिले तो बता देना, मैं बता दूंगा श्योर। तो चलो, ये मेथड अलग टाइप कास्टिंग होती है, लिख देता हूँ। टाइप कास्टिंग मेथड, ये हो गया नॉर्मल मेथड टू इनिशियलाइज। बस स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ देना, ये कर दिया अपनों ने। कमेंट आउट। तो आज अपने पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट एफपी। स्ट्रिक्ट एफपी क्या था, क्यों बनाया गया? तो स्ट्रिक्ट एफपी क्या चीज थी? स्ट्रिक्ट एफपी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कीवर्ड ही बना लो, मान लो कीवर्ड अभी भी है, पर समझ आ जाएगा क्यों था, क्या दिया था मैंने। तो आज अपना डिस्कशन रहेगा स्ट्रिक्ट एफपी क्या चीज है। चीज है तो स्ट्रिक्ट एफपी का जन्म जन्मदिन कब आता है स्ट्रिक्ट एफपी का? जावा 1.2 वर्जन में इसका जन्म हुआ। मान लो इंट्रोड्यूस किया गया, जन्म हुआ था। इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इंट्रोड्यूस? क्योंकि जो भी रियल नंबर कैलकुलेशंस होती थी या फिर आउटपुट वगैरह होता था, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। हार्डवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़, दो चीज़ें होती थी हार्डवेयर के लिए। पर अपने क्या सॉफ्टवेयर में सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कह देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, और मैकिंटोश। माइनस शॉर्ट एंड मैकिंटोश बढ़िया लगता है ना। तो इन सब में अगर अपने सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर आउटपुट थोड़ा अलग अलग आएगा, मतलब फ्लोटिंग रियल नंबर्स थे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी, अलग अलग कैलकुलेशन हो रही थी। तो ये थोड़ा जावा वालों को हजम नहीं हुआ कि ये तो, हमें तो जावा को स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बनाने की कोई गलती ना हो ही ना, सारी गलतियों को दूर करना है। ये करके ये गलती तो हो ही जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, एक कीवर्ड डिफाइन कर दिया कि अगर ये कीवर्ड आप यूज़ करोगे तो किस तो कैलकुलेशन सारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, सबकी कैलकुलेशन सेम आएगी। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्ट एफपी स्टैंड्स फॉर स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट। स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट, इसको मतलब होता है स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट। It is used in Java for restricting floating point calculation and ensuring the same result on every platform since floating point calculation are platform dependent। यही मैंने आपको बताया, थोड़ा नोट्स बना लेना है इसके, जो मैंने बोला जरूरी है ये। तो और ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रिक्ट एफ पे सिर्फ दो चीज़ों पे अप्लाइड होता है। स्ट्रिक्ट एफ पे इज अप्लाइड
on two things only in program। कौन कौन सी हैं वो? पहले क्वेश्चन सिर्फ है वो क्लासेस, क्लास पे दूसरा क्वेश्चन सिर्फ बनता हुआ है मेथड्स। जैसे समझ लो कि आपने सिर्फ कोई एक मेथड बनाया है एडिशन का, आपने वही चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म उसमें रियल नंबर का यूज़ हो रहा है और सारों में इंटीजर में चल रहा है, तो वो सिर्फ मेथड का आउटपुट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाए, तो उस मेथड का आगे स्ट्रिक्ट एफ पे लिख दो। और अगर आप चाहते हो कि जो क्लास बनाई है पूरी क्लास की जो भी कैलकुलेशन आ रही है सारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना, रियल नंबर कहीं भी यूज़ हो सकता है, अपना गारंटी नहीं है, तो क्लास को ही लिख दो। एक मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपको एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन देता हूँ। जिससे कि मान लो कोई भी आउटपुट ले लो, जैसे ये क्लास के डिफाइन कर रखी है आपने, उसके अंदर मेन मेथड भी है और आपने दो वैल्यू को कोई कैलकुलेशन बिठा रहे हो, सिस्टम बिठा रहे हो कैलकुलेशन का, 10.0 ले रखा है इसकी वैल्यू, इसके पीछे एफ लगाना जरूरी है, नहीं तो वैसे ही जो पढ़ा है वो तो वेस्ट ही हो कल का। इसके ले रहे हो फ्लोट भी ले लिया, 3.0 एफ ले लिया, ठीक है भैया। अब आप एक फ्लोट डिफाइन कर रहे हो सी ए डिवाइडेड बाई बी। अब अपने को पता है कि ये नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं 3.333, पर फ्लोट में आउटपुट आता है। और आप एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर कर रहे हो, मतलब एस ओ पी लिख लो यार, ज़्यादा कुछ क्या मत मारना। इसका आउटपुट ऐसे आता है, फ्लोट में आया तो 5 कैरेक्टर तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक चला गया, चलो आउटपुट ये आ गया। ये आउटपुट है फॉर, चलो अलग अलग के लिए लिखते हैं। तो अगर विंडोज़ में होता तो ऐसा कुछ आउटपुट आता, 3.33333, ठीक है। अगर ये होता लिनक्स पे तो आउटपुट कुछ ऐसा आता, मान लो 3.333 तक आ गया। अगर ये होता मैक में तो आउटपुट आता 3.33334 आया था। मतलब अलग अलग आ रहे हैं, कोई यूनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सेम आएगा, अलग अलग कैलकुलेशन में अलग अलग होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी सबका अलग अलग आंसर आएगा, ये केस होता अगर अपने स्ट्रिक्ट एफ पी यूज़ नहीं करते, विदाउट यूजिंग स्ट्रिक्ट एफ पी। अब यूजिंग स्ट्रिक्ट एफ पी की इन मेथड या क्लास में किधर भी यूज़ कर लो, जो ये मेथड बनाया है कैलकुलेशन का डिवाइड वाला, चलो डिवाइड वाला मेथड बनाया है उसमें करते हैं तो सब में सेम आंसर आता। विंडोज़ के लिए 3.333, जैसे 5 6 बार ही आ गया। लिनक्स के लिए भी 3.33333 और मैक के लिए भी 3.33333। आउटपुट आता ही है, उसमें आउटपुट आया वो, इसमें आउटपुट आता ही है, एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब आपको अलग अलग बता देता हूँ, क्लास के सामने कैसे यूज़ करते हैं, मेथड के सामने कैसे यूज़ करते हैं। इसमें अब क्योंकि मेरे तो पास तो विंडोज़ है तो आउटपुट तो सेम ही आएगा, अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते तो समझा पाता कि क्या कैसे अलग अलग आते हैं। वो बस आप समझ गए
अब इसका यूज़ नहीं है, इतना मैं बताऊंगा तो इतना ही काफ़ी, इंटरव्यू में इतना ही पूछेंगे, उससे ज़्यादा पूछ नहीं सकते हो, इसका अब यूज़ ही नहीं है। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर ही दिया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे भी। ये तो इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, तो पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने क्लास बनाई, पास्कल कैसे फॉलो कर ही लेते हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक एलिवेशन कर रहे हो, उसके अंदर मेथड डिफाइन कर लिए। पब्लिक स्टैटिक वाला नहीं डिफाइन कर रहा मैं, सीधा जिसे मेथड कर लिया। वॉइड ऐड वाला कर लिया, इसके अंदर कंटेंट डाल दिया। वो ब्रैकेट वगैरह भी लगा लेना यार, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं तो। इसके अंदर कंटेंट है आपका, जो भी लिखना हो, कैलकुलेशन कुछ में लिखनी हो। वॉइड सब्ट्रैक्ट हो गया। अलग अलग मेथड है, ऐसे पूरा लग सकते हैं। अल्ट शिफ्ट एरो डाउन से करा, दोनों कॉपी हो गए। पर इतना लिख क्यों रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। अब लिखते अब क्या सोचना। डिवीजन का भी बना दिया। अब इनमें से मान लो कि अब एक पर्टिकुलर मेथड को चाहते हो कि उसका रिजल्ट रियल नंबर में इंडिपेंडेंट आए, तो उसके आगे बस लिख दो स्ट्रिक्ट एफ पी। आ भी रहा है, ऐसे लिख दोगे आगे, तो जो इसकी जो भी आउटपुट होएगा ना, इस वाले स्पेशल सिर्फ इस वाले मेथड का, वो आउटपुट क्या फॉलो करेगा, वो ट्रिपल आई ट्रिपल ई 754 फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सब ऑपरेटिंग सिस्टम में सब ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम आउटपुट देगा। ये बात थी। कोई भी मेथड के आगे लिख दो, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड में लिखेगा। ये हो जाएगा ये ऐड वाला मेथड हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पर ये सारे रहेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इनका रिजल्ट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेगा रियल नंबर के लिए। और यही सेम चीज मान लो कि आपको, कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ, नोट्स बढ़िया बन जाएंगे। आपने कहा मत्था मारना ही नहीं हमने। अलग अलग मेथड को क्या डिफाइन करें, इसमें भी लिखना पड़ेगा। अगर मान लो वो मल्टीप्लाई में आता, इसमें भी अलग से लिखो, इसमें भी टाइपिंग करो अलग से, सब सब में अलग अलग टाइपिंग करो। तो जो जावा के साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने कहा कि आसान तरीका भी ले लो भाई, क्यों इतना मेहनत करनी। क्लास के आगे लगा दो, यहाँ से हटाओ वर्ड से। जो क्लास है ना, क्लास के आगे लिख दो स्ट्रिक्ट एफ पे, पूरी क्लास के आगे डिफाइन कर दो। अब ये जो सारे हैं ना, ये वाले स्टेटमेंट को कॉपी मारो, ऐसे कर दो। अब ये क्लास के आगे आ गया सारी चीज। अब ये पूरी क्लास के अंदर जितने भी मेथड डिफाइन करोगे, वो अपने आप ही क्लास के स्ट्रिक्ट एफ मेथड को फॉलो करेंगे। उनको कोई मत्ता लगाने की जरूरत नहीं है। एक एक मेथड को जाके क्लास में डिफाइन करो, चुपचाप बैठे रहो आराम से, सारी क्लास में स्ट्रिक्ट एफ समझ आ जाएगा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि अपने को रूल फॉलो करना है किसके अकॉर्डिंग, आई 754 के अकॉर्डिंग आउटपुट देना है सारे प्लेटफॉर्म में। और वो होएगा सेम, क्योंकि एक ही संस्था है, उसके जो वैल्यू उसने डिफाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग जाएगी। और ये सारे मेथड जो भी इसका आउटपुट आएगा, वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स। उसमें कल ऐड मेथड था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिजल्ट। बस अब ये जान लो कि जावा 17 वर्जन था ना, जो जावा 17 वर्जन था, उसके ऑनवर्ड ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन हैव बीन कंसिस्टेंटली strict across all the platform by default. Therefore, strict FP keyword has become a obsolete from Java 17. Obsolete का मतलब क्या, आउटडेटेड। जो जावा 17 वर्जन आया था ना, उसमें साइंटिस्ट ने क्या करा, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स को बना दी, तो कैसे बनाएं उसकी अपने को जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अब इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ये बस आउटडेटेड है, अब ये कीवर्ड की जरूरत नहीं है। तो समझाने के लिए इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, उनको मत्था खराब होता है तो वो क्या, चलो यही पूछ लेते हैं, ये तो छोड़ के ही आया होगा ये। और आपको अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा, इसलिए मैंने पढ़ाया। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और इसी में अपना रियल नंबर डे टाइप को सारा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगले स्टार्ट करेंगे करेक्टर से। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।